ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है, ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहाँ पर सप्लाई रख करके आनी थी। जो 3 आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पाकिस्तान से संपर्क था सीधा इनका? जी, जो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। उसने एक ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है। वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास। देखिए, इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है। वो उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता। जो पूछताछ हुई उसके अनुसार ये IDs है जिसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। पहले ये नांदेड़ के पास में भी एक बार कंसाइनमेंट रख के आ चुके हैं और अब जो आदिलाबाद के पास की जो लोकेशन है वो इनके फ़ोन में भी अवेलेबल है। जो अभी तक जो बरामद की हुई है वो एक देसी जो पिस्टल है वो 31 जिंदा कारतूस, 3 जो लोहे के कंटेनर जिनका 2.5 किलो के आसपास वजन है जिसमें एक्सप्लोजिव्स हैं वो, और 1,38,000 रुपये के आसपास की बरामद हुई है। अब वहीं पाकिस्तान में मौजूद मास्टरमाइंड हरविंदर सिंह रिंडा अब आपको बताते हैं कि ये 4 संदिग्ध आतंकी जिनकी गिरफ्तारी हुई है इनका इससे कनेक्शन कैसे है। इनके नाम है गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपिंदर। अब इनमें से गुरप्रीत जो है वो हरविंदर सिंह रिंदा के खास आदमी राजवीर से जेल में मिला था, जहां से फिर ये संपर्क बने हैं और इसमें से गुरप्रीत ने फिर बाकी तीनों को अपनी तरफ अपने गिरोह में शामिल किया, रिक्रूट किया और इस साजिश का हिस्सेदार बनाया। बताया जा रहा है कि इन चारों में से 3 फिरोजपुर के रहने वाले हैं जहां पर ये ड्रोन ड्रॉप्स हुए पाकिस्तान की तरफ से, और एक लुधियाना का रहने वाला है। लेकिन मास्टरमाइंड पुलिस के अनुसार गुरप्रीत है। इन चारों की तस्वीरें, इन चारों संदिग्ध आतंकियों की संदिग्धों की तस्वीरें इन हमारे पास हैं। इसमें से एक गुरप्रीत है, अमनदीप है, परमिंदर है और भूपिंदर है, और इन सब का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा ISI का के हाथ में कठपुतली बब्बर खालसा का ये ऑपरेटिव है हरविंदर सिंह रिंडा। ये पाकिस्तान में मौजूद है और ये वहाँ से ये बनी हुई IDs, तैयार IDs RDX से लेस ये ड्रोन के जरिए ड्रॉप करा रहा था। इससे पहले भी हम आपको याद दिला दें कि अमृतसर में एक टिफिन बॉम्ब ड्रोन IED की तरफ से मिला था जो कि बरामद हुआ था, जो कि ड्रोन ड्रॉपिंग था। तो अमृतसर फिरोजपुर इस बेल्ट में इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास कई सारे ड्रोन्स की तरह जरिए IEDs ड्रॉप हुए हैं। कुछ इसी तरह की IEDs गाजियाबाद के मार्केट के सामने भी मिली थी और मंडी के सामने मिली थी जिसको डिफ्यूज किया गया था। एक और जगह दिल्ली में बरामद हुई थी जिसे डिफ्यूज कर दिया गया था, और फिर पंजाब में भी इसी तरह की IEDs मिली थी, विस्फोटक मिले थे इसी तरह के जिस तरह से इन्हें तैयार किया गया है। जो आज ये 3 IEDs मिली हैं इनका मेक और इनका बनाने का तरीका, तैयार करने का तरीका उनसे बिल्कुल मिलता जुलता है। तो इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सवाल जवाब चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, और कई सारे एविडेंसेस इनसे मिले हैं, फोन रिकॉर्ड्स मिले हैं जिसको खंगाला जाएगा। कई जगह की तस्वीरें मिली हैं, लोकेशन की डिटेल्स मिली हैं, और किसके लिए और किसके पास ये IEDs पहुंचाए जा रहे थे। नांदेड़ साहिब ले जाया जा रहा था, आदिलाबाद, हैदराबाद, तेलंगाना में पहुंचाया जा रहा था। तो किस मंशा से और किसके पास, ये कौन कौन है जो कि इस नेटवर्क के हिस्सेदार हैं, जो ISI वहां से कंट्रोल कर रहा है, और मास्टरमाइंड ये हरविंदर रिंडा है। आइए देखते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट।
इस समय हम खड़े हैं करनाल के मधुबन थाना में और आप देख सकते हैं कि उन 4 आतंकियों को पुलिस गाड़ी में लेकर जा रही है, कोर्ट में लेकर जा रही है। साथ ही जो आगे पुलिस की वैन है, पीछे वो गाड़ी है, ये 4 जो आतंकी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा से, उन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर जाती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के साथ सीधा इन 4 आतंकियों का संबंध था और फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन 4 आतंकियों को लेकर कोर्ट में पुलिस जाती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस के हाथ लगी है और फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसी के जरिए कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ये गतिविधियों को अंजाम देते थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर, इन 4 को गिरफ्तार किया है और फिलहाल हरविंदर सिंह रिंडा, जिसके साथ सीधा संबंध इन 4 आतंकियों का बताया जा रहा है, मधुबन थाना क्षेत्र से इन्हें, मधुबन थाना पुलिस स्टेशन से इन्हें कोर्ट में लेकर जाती हुई नजर आ रही है और इसी गाड़ी में वो 4 आतंकी हैं और फिलहाल जो बाकी टीमें हैं वो भी इस पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। 4 आतंकियों को पेश करने के लिए मधुबन थाना क्षेत्र से लेकर जाया जा रहा है और 4 का संबंध पाकिस्तान से सामने निकल कर आया है और फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है वो इनका पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है क्योंकि सीधा संबंध जो है वो पाकिस्तान से बताया गया है। ये 4 आतंकी जो है करनाल पुलिस ने अरेस्ट किए हैं और फिलहाल आप देख सकते हैं बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस को हाथ लगी है और फिलहाल इन 4 आतंकियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के जगह जगह पर खालिस्तानियों का प्रयोग कर कर पंजाब के जरिए ड्रोन ड्रॉप्स और उसी से आईईडी भारत के अंदर घुसाए जा रहे हैं। ये आईएसआई की साजिश है, पाकिस्तान की बहुत गंदी गहरी साजिश है। सबसे बड़ी बात ये सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पंजाब से बाहर निकलकर इसे दिल्ली और फिर महाराष्ट्र और तेलंगाना तक पहुंचाया जा रहा है। आदिलाबाद और नांदेड़ साहिब इनके डेस्टिनेशन थे और इससे पहले भी 2 या 3 सप्लाईज ये कर चुके हैं। किस किस को सप्लाई किया गया है, कौन है इनके कॉन्टैक्ट्स, साजिश आईएसआई के द्वारा रची जा रही है, उसको अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड हरविंदर रिंडा खालिस्तानी है, बीकेआई यानी बब्बर खालसा इंटरनेशनल का ऑपरेटिव है। उसके जरिए ही इन 4 को यहां पर रिक्रूट किया गया। मुख्य आरोपी गुरप्रीत, जो इन 4 में से आज जो गिरफ्तार हुए हैं उसका मुख्य आरोपी है गुरप्रीत, वो रिंडा के खास राजवीर से जेल में मिला, जिसके बाद ये लोग टच में थे। पुलिस के पास फोन बरामद हुए हैं जिसमें कॉल डेटा रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मुख्य आरोपी पूरी तरह से रेगुलर टच में था रिंडा के और इंस्ट्रक्शन उसे हैंडओवर किए जा रहे थे। ये लोग बस्ताड़ा टोल प्लाजा में पकड़े गए हैं। जो गाड़ी है वो व्हाइट कलर की इनोवा है, व्हाइट कलर की इनोवा जिसकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली की है, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन है। तो ये गाड़ी किसकी है, इस गाड़ी का मालिक कौन है, दिल्ली में कौन था, क्या ये कहीं जाकर ठहरने वाले थे, रात एक स्टॉप ओवर के बाद फिर वहां से वो हैदराबाद और महाराष्ट्र के लिए निकलने वाले थे, इनकी मंशा क्या थी, ये सारी डिटेल्स अब निकाली जाएंगी और भी इंफॉर्मेशन इनसे पूछताछ में खंगाली जाएगी। जो एविडेंस बरामद हुआ है उसको परखा जाएगा। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आईईडी को डिफ्यूज कर रहा है। बताया गौरतलब है कि ये जो आईईडीज मिली हैं इसी तरह की आईईडीज थी जो कि दिल्ली में बरामद हुई थी, जिनको डिफ्यूज किया गया था। यही आईईडीज इसी तरह की आईईडीज थी जो पंजाब में मिली थी। अभी एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहीं से जहां पर आतंकियों से पूछताछ की जा रही है, आइए देखते हैं। करनाल पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें CIA 1 में जो है पुलिस लेकर आई है। यहां पर लगातार पूछताछ की जाएगी। आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा के संपर्क में ये आतंकी थे और लगातार उनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर, भूपिंदर को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्तौल, 31 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर इनके पास से बरामद किए हैं। 1,30,000 रुपए की नकदी भी इनके पास से बरामद
की है और 3 आतंकी फिरोजपुर के रहने वाले हैं, 1 आतंकी लुधियाना का रहने वाला है। इनके पास से जो मोबाइल मिला है उसमें जो लोकेशन थी वो तेलंगाना की लोकेशन थी। इन्होंने जो विस्फोटक सामग्री है वो तेलंगाना पहुंचानी थी। इससे पहले भी ये नांदेड़ में इस तरीके की विस्फोटक सामग्री पहुंचा चुके हैं और फिलहाल CIA 1 के अंदर इन तमाम चारों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और इनके बाकी साथियों तक भी पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। जो इन्हें विस्फोटक सामग्री मिली है वो एक खेत में मिलती है, पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए मिलती है और इनका काम था पंजाब से लेकर इसे तेलंगाना तक पहुंचाना और इसके लिए पाकिस्तान से इन्हें ऑर्डर मिला था। यानी कि बड़ी वारदात को ये अंजाम देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लग जाती है। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। करनाल नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्या करने जा रहे हैं? पश्चिमी देशों को ये सोचकर पसीने आ रहे हैं कि आखिर पुतिन का अगला कदम क्या होने जा रहा है। क्या पुतिन का प्लान यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा या फिर अब पुतिन सभी दुश्मन देशों के खिलाफ एक साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं? पश्चिमी देश पूरे खतरे को देखते हुए अलर्ट हो चुके हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। मई को राष्ट्रपति पुतिन का अगला प्लान क्या है? पश्चिमी देशों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता यही है। विक्ट्री डे पर पुतिन क्या घोषणा करने वाले हैं, सबकी निगाह यहीं अटकी है। क्या पुतिन के मन में यूक्रेन को लेकर कोई नया प्लान है या फिर अब पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के सैन्य मददगार दोस्त होंगे, जिसे लेकर पुतिन कई बार आगाह भी कर चुके हैं। जर्मनी से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर ऑस्ट्रेलिया, सब के सब पश्चिमी देश यूक्रेन को धड़ल्ले से सैन्य मदद पहुंचा रहे हैं। ब्रिटेन की माने तो पुतिन दुश्मन देशों से जंग का मन बना चुके हैं। अब महज औपचारिक ऐलान बाकी है, जो कि वो इसी महीने की 9 तारीख को करने जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस इस जंग को खत्म करने के इरादे से उतरेगा और यूक्रेन में सबसे बड़ी सेना उतार रहा है, जो यूक्रेन में पूर्ण विजय के इरादे से उतरेगी और यूक्रेन में अब तक की सबसे बड़ी प्रलय आएगी, जिससे दुनिया ने अब तक नहीं देखा होगा। यानी पुतिन को हर कीमत पर जीत चाहिए होगी और अपनी सेना को करो या मरो की स्थिति के साथ उतारेंगे। साथ ही साथ यूक्रेन को सैन्य मदद पहुंचा रहे कई देशों के ठिकानों पर भी रूस हमले कर सकता है, जो कि एक तरीके से तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान जैसा ही होगा। इस बात को पश्चिमी देश गंभीरता से ले रहे हैं और अपनी तरफ से मुकम्मल तैयारी भी कर रहे हैं ताकि इस स्थिति से निपटा जा सके। और यूक्रेन से सटे नेटो देशों में उनकी तैयारी अंतिम चरण में है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस 9 मई को मारियोपोल में मिलिट्री परेड की तैयारी कर रहा है। शहर की सेंट्रल स्ट्रीट पर काम शुरू हो चुका है। सड़कों से डेड बॉडी को हटाया जा रहा है। सैन्य साजो सामान भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन के शहर खेरसोन में जनमत संग्रह की तैयारी हो रही है। इसके अलावा रूस का इरादा 2 क्षेत्रों पर
पूर्ण कब्जे का भी है। लुहांस्क और डोनेस्क को रूसी सेना तब तक पूर्ण फतह कर सकती है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि विक्ट्री डे के जश्न को दोगुना करने के लिए पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों को रूस से मिलाने का ऐलान भी कर सकते हैं और इस तरह से यूक्रेन को दो हिस्सों में तोड़ देंगे। साथ ही साथ पुतिन का प्लान यूक्रेन के बड़े बंदरगाह शहर पर भी कब्जे का है ताकि यूक्रेन रूस पर निर्भर होकर रह जाए। रूस के जिस पैमाने पर विक्ट्री डे को मनाने की तैयारी चल रही है, उससे पश्चिमी देशों की आशंका और बढ़ गई है। पश्चिमी देशों का मानना है कि पुतिन का प्लान बहुत बड़ा है। पुतिन पश्चिमी देशों के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं और इसका सीधा फर्क यूरोप पर पड़ेगा। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के समक्ष अपनी महाविनाशक ताकत का प्रदर्शन करता है। दरअसल साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की लाल सेना ने पूरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे सैन्य परेड का मॉस्को की लाल चौक पर आयोजन किया जाता है। इस दौरान रूसी नेता लेनिन के मकबरे के सामने खड़े होकर इस परेड का निरीक्षण करते रहे हैं। दो महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं। रूसी सेना की यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में ले रहे हैं या उसे खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। आइए आपको हम समझाते हैं कि यूक्रेन के कौन कौन से शहरों पर रूसी सेना बढ़त बनाई हुई है। तो ये इस वक्त हम यूक्रेन के मैप के जरिए आपको बता रहे हैं वो कौन कौन से जगह हैं। तो रूस ने यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेट्स्क पर कब्जा किया है। खेरसोन में भी रूसी सेना ने बढ़त बना ली है। वहीं मारियोपोल में भीषण जंग जारी है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा किया है। रूस ने रुबेजने और मेलिटोपोल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। यूक्रेन और रूस में भीषण जंग जारी है। दोनों तरफ से हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। अभी तक दोनों का यही दावा है। वहीं यूक्रेन की सेना ने खार्किव में लड़ाई का वीडियो शेयर किया है जिसमें यूक्रेन की सेना रूसी सेना पर पलटवार करते हुए दिख रही है। वीडियो में एक के बाद एक कई जगहों पर यूक्रेन की सेना बमबारी करते दिख रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको युद्ध के मैदान से दिखा रहे हैं जहां आप देखिए यूक्रेनी सेना का दावा यह है कि उन्होंने रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया है। तो रूस की सेना ये कहती है कि हमने कई जगहों पे कंट्रोल कर लिया है, उनका कब्जा हो चुका है। और ये हम आपको तस्वीरें युद्ध की ही दिखा रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के 70 दिन से ज्यादा वक्त हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम निकलता हुआ नजर फिलहाल नहीं आ रहा। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जिसमें रूस में सैन्य तख्तापलट किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति के तख्तापलट की तैयारी का क्या है पूरा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दुनिया के हर बड़े अखबार में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। पुतिन के अपने लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय #पुतिन कॉप टॉप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या सत्ता से पुतिन को बाहर किया जा रहा है? पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की? क्या पुतिन के खिलाफ सेना और खुफिया एजेंसी हो गई है?
जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पलटवार के सामने रूस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के हवाले से विदेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। पूर्व अमेरिकी जनरल का दावा है कि पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के बड़े अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश हैं। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध को संभाला है, उससे रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन भी नाखुश है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना जैसे जैसे कमजोर हो रही है, रूस के 10 जनरल अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं। उससे पुतिन पर अपने घर में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि पुतिन ने कीव से सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देकर बड़ी भूल की है। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना अभी तक अपना नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसे लेकर रूस में बेचैनी बढ़ी है। महायुद्ध के 71 दिन बाद भी पुतिन के पास अपने देश में दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। खुद पुतिन की पार्टी के नेता भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं दी जा रही। जिन पार्टियों और नेताओं ने रूसी संसद में डोनेस्क, लुहांस्क जैसे राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूसी संसद डूमा में वोट दिया था, वो भी पुतिन की सैन्य कार्रवाई से नाराज हैं। इन सांसदों का कहना है कि पुतिन ने उन्हें अंधेरे में रखा। यूक्रेन पर हमले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब इन सांसदों को लग रहा है कि उन्होंने डूमा में पुतिन का समर्थन कर बड़ी भूल कर दी। पुतिन इस वक्त भले ही दबाव में है, लेकिन जो लोग पुतिन को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि पुतिन अपने लक्ष्य को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उनकी नजर इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन पर है। पुतिन के नजदीकियों का दावा है एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। पुतिन के विरोधी भी मानते हैं कि रूस में पुतिन एकमात्र नेता हैं और अगर उनकी जगह कोई और नेता इस पद की दावेदारी करता तो उनकी हत्या तक करवाई जा सकती है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले चेचन युद्ध, जॉर्जिया और क्राइमिया पर हमले के वक्त भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पुतिन आज भी रूस में सबसे पॉपुलर नेता है। सोवियत संघ के खात्मे के बाद अगर रूस आज दोबारा से दुनिया को टक्कर दे रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। रूस की बमबारी में भले ही यूक्रेन के शहर खंडर हो रहे हों, लेकिन रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि महीनों से चले इस युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है। तो इस वक्त ये आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं। रूस के 24,500 सैनिकों की मौत हो चुकी है, तो वहीं रूस की 2,610 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस की 1800 से ज्यादा गाड़ियां और 1000 से ज्यादा टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने महायुद्ध में रूस की 491 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 194 विमानों और 155 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 303 ड्रोन भी तबाह करने का दावा किया है। तो अभी तक हथियारों का इस्तेमाल किया गया है, जो बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी है। लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक ऐसा बाहुबली हथियार उतार दिया है जिसके यूक्रेन के पास कोई काट नहीं है। दावा यह किया जाता है कि माल्का 2S7 नाम का यह हथियार न सिर्फ पल भर में तबाही मचा देता है, बल्कि जिस इलाके में इसका हमला होता है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाता है। एक घातक हथियार
अचूक है जिस गवाह। जंग के मैदान में दुश्मन करेगा हाहाकार। ये महज एक वॉर मशीन नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है। ये पुतिन की सेना का वो हथियार है जो न तो अपना निशाना चूकता है और न ही दुश्मन को जिंदा छोड़ता है। यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतरा ये वो बाहुबली है जो जंग के नतीजे को पल भर में पलट सकता है। ना 2S7 माल का काम दुश्मनों पर हमला। और इसीलिए रूसी सेना ने जंग के मैदान में इस बेहद घातक हथियार को उतार दिया है। दावा किया जाता है कि एक ऐसी तोप है जो छिपे हुए दुश्मन का भी काल बन सकती है। इस तोप के सामने जो भी टारगेट आता है वो इसके एक ही गोले से तबाह हो जाता है। यानी दुश्मन की सेना को यह तोप पल भर में तबाह कर देने का मादा रखती है। दरअसल पुतिन की सेना अब जल्द से जल्द यूक्रेन के खिलाफ छिड़ी जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहती है। यही वजह है कि रूस ने अपने बेहद घातक हथियार 2S7 मालका को मैदान जंग में उतार दिया है। ये तोप कितनी ताकतवर है इसकी नुमाइश रूस की तरफ से एक वीडियो के जरिए की गई। इस वीडियो में रूसी सेना 2S7 मालका नाम की इस तोप का इस्तेमाल करती दिखाई दे रही है। देखिए कैसे रूसी सेना इस तोप के जरिए यूक्रेन के ठिकानों को तबाह कर रही है। इस दौरान रूसी सेना ने एक के बाद एक कई गोले टारगेट की तरफ दाग दिए। रूसी सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस तोप के जरिए दुश्मन के कई ठिकानों को अब तक ध्वस्त किया जा चुका है। इस तोप के इतिहास का जिक्र करें तो पता चलता है सबसे पहले 2S7 का इस्तेमाल सोवियत अफगान युद्ध के दौरान किया गया था। उसके बाद रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल पहले और दूसरे चेचन युद्ध में किया। 2008 में रूस के साथ जंग के दौरान जॉर्जिया ने 6 2S7 बंदूकों को जंग में उतारा था, जिनमें से 5 को रूसी सेना ने तबाह कर दिया था। 1 मिनट में 2.5 राउंड फायर करने वाली ये तोप रूसी सेना की सबसे भरोसेमंद तोपों में से एक है। यही वजह है कि दुश्मन खेमे को तबाह करने के लिए रूस ने इसे जंग के मैदान में उतार दिया है। वैसे इस वक्त सिर्फ ये तोप ही नहीं, रूस की मिसाइलें भी यूक्रेन पर लगातार कहर बरपा रही हैं। समंदर से मिसाइलें दागकर यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन की ताकत को कम किया जा सके, जिसके लिए रूसी सेना खासकर यूक्रेन के ऐसे ठिकानों को चुन रही है जिन ठिकानों पर अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छिपा कर रखे गए हैं। इसी सिलसिले में रूसी सेना की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया है जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। यानी रूस अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस जंग को अंजाम तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि खबर ये भी है कि 9 मई को जिस रोज रूस विक्ट्री डे मनाता है, उसी रोज यूक्रेन पर अपनी जीत का ऐलान भी कर सकता है।
यूक्रेन की जंग तीसरे महीने तक खींचना क्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या इसके पीछे अमेरिका की एक सोची समझी साजिश है? क्या अमेरिका के बिछाए जाल में रूस फंसता ही जा रहा है? यूक्रेन युद्ध की सबसे बड़ी साजिश पर यह स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। दुनिया देखती रही और यूक्रेन का मारियुपोल शहर तबाह होता रहा। खेर्सोन पर रूसी सैनिक बम वर्षा कर रहे हैं। खार्किव में मिसाइलों से हमला जारी है। लुहांस्क, डोनेस्क, मेरिटोपोल, माइकोलाइव और वोल्नोवाखा में रूस ने कब्जे के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इससे पहले रूस यूक्रेन की राजधानी तक आ चुका है और लौटते हुए कीव, इरपिन, बुचा जैसे शहरों में भारी तबाही मचा चुका है। एक समय इन शहरों को रूस ने घेर रखा था, लेकिन फिर रूस का सैन्य काफिला पीछे हटा और धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों तक सीमित हो गया। जिस जंग को रूस कुछ दिनों में खत्म करने का दावा कर रहा था, वो तीसरे महीने में भी जारी है। युद्ध में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये जंग कब खत्म होगी। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि यूक्रेन युद्ध के लंबे समय तक चलने के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि महाशक्ति अमेरिका खुद है, जो युद्ध को लंबा खींचने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, जिसकी वजह से रूस को कई इलाके छोड़कर पीछे हटना पड़ा। बड़ी तादाद में रूस के काफिले और टैंक तबाह हुए। रूसी सैनिकों के मनोबल पर भी असर पड़ा, क्योंकि आधुनिक अमेरिकी हथियारों की वजह से रूस को मनचाही सफलता नहीं मिली और उन्हें सैन्य रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। युद्ध को लंबे समय तक खींचने की तस्दीक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी की है। To say thank you for your fight for freedom, that we are on a frontier of freedom and that your fight is a fight for everyone. And so our commitment is to be there for you until the fight is done. अमेरिका से जुड़े रक्षा जानकार कहते हैं कि जंग में अमेरिका सैन्य साजो सामान पहुंचाने का फैसला बेहद रणनीतिक था, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध को जितना हो सके उतना लंबा खींचा जाए, ताकि रूस पर आर्थिक बोझ बढ़ता चला जाए, उनके सैनिकों का मनोबल कमजोर हो और इसका असर रूस की सेहत पर पड़े और रूस को तोड़ा जा सके। कमजोर रूस अमेरिका के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। अमेरिका रूस और चीन के बीच बढ़ते तालमेल से परेशान था। इस गठबंधन को अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा बता रहा था। इसलिए इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी है। अगर यूक्रेन का युद्ध लंबा चला तो रूस वहां फंसकर रह जाएगा और रूस का फंसना अमेरिका के लिए फायदेमंद स्थिति होगी। इसलिए अमेरिका रूस को इस जंग में उलझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। इसलिए अमेरिका तोप, मिसाइल, ड्रोन समेत कई सैन्य साजो सामान यूक्रेन तक पहुंचा रहा है और नेटो की मदद से युद्ध में भारी हथियार भी पहुंचाए जा रहे हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। डोनेट्स्क में रूसी बमबारी में एक तेल डिपो में आग लग चुकी है। मिसाइल हमले होते ही ऑयल डिपो में ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ ये भी हम आपको बता दें। धू-धू कर ये चलने लगा। वहीं इस हमले में एक शख्स की जान चली गई है। 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सबसे भयावह तस्वीरों में से एक हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के बाद विस्फोट की आवाज बहुत दूर तक के इलाके में सुनी गई। आग और धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता था। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे जब आग लगी और जब ब्लास्ट हुआ तो आप देखिए कितनी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले चुका है। ये भयावह तस्वीरों में से एक है और ये आग लगने के बाद, ये ब्लास्ट होने के बाद दमकल कर्मियों को, फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करना पड़ा इस आग को काबू करने के लिए। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं। युद्ध के 71वें दिन यूक्रेन में हालात ये है कि कई शहर खंडर में बदल चुके हैं और हालात काफी खराब है। कीव की बात करें, खार्किव की बात करें या फिर खेर्सोन की,
इन सभी इलाकों में रूस की बमबारी से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आम लोगों पर बम बरसाने में रूसी सेना पीछे नहीं हट रही। यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना ने निप्रो में एक पुल को उड़ा दिया है पूरी तरीके से, और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि आप ये तस्वीरें देखिए, युद्ध के 71वें दिन दोनों ही तरफ से बमबारी गोलीबारी जारी है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल को सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर्स पाएं। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। हरियाणा के करनाल से विस्फोटक और हथियार समेत 4 संदिग्ध गिरफ्तार। सूत्रों की माने तो पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी रिंदा के साथ है। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने और जोधपुर हिंसा के खिलाफ अलवर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप। आज जेल से रिहा होंगे राणा दंपति। कल मुंबई सेशन कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी जमानत। और इसके बाद रूसी सेना की तरफ से कई और गोले टारगेट की तरफ दाग दिए गए। इससे पहले रूस की सेना ने अपनी खतरनाक तोप की तैनाती को भी दिखाया, जिसमें उसके सैनिक एक सुनसान जगह पर इस तोप को ले जाते दिखाई दिए। और हमले की पूरी तैयारी होने के बाद 2 सैनिक एक बड़ा गोला लेकर आए और उन्होंने उसे तोप में लोड कर दिया। इसके बाद इशारा मिलते ही तोप से हमले शुरू कर दिए गए। रूस के मुताबिक उसके इस हमले में यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए। लेकिन रूसी सेना ने यूक्रेन को झुकाने के लिए अपने खतरनाक तोप का ही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने समंदर से मिसाइलें दागकर भी उसके ठिकानों को निशाना बनाया। और रूसी सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में समंदर से दागी गई मिसाइलें दिखाई दी। यूक्रेन की सेना को निशाना बनाने के लिए छोड़ी गई वो मिसाइलें आसमान में तेजी से उठते आग के गोले की तरह नजर आईं। रूस ने इन हमलों के बाद दावा किया कि उसने यूक्रेन की 6 ऐसी जगहों को निशाना बनाया जहां अमेरिका और यूरोप से मिले हथियार छुपा कर रखे गए थे। रूस के मुताबिक तबाह किए गए सभी 6 ठिकाने रेलवे स्टेशन के पास हैं, जहां से पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में हथियार भेजे जाते थे और उससे यूक्रेन के सैनिकों को जंग लड़ने में मदद मिलती थी। उधर मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को पूरी तरह खाली करवाने के लिए रूसी सेना के भीषण हमले जारी हैं। वहां स्टील प्लांट से कुछ मीटर की दूरी पर ही एक इमारत को रूस की सेना के एक टैंक ने धराशायी कर दिया। और इस हमले का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो यूक्रेन की सेना की स्पेशल यूनिट अज़ोव बटालियन ने जारी किया। वीडियो में रूसी सेना का एक टैंक कई मंजिला एक इमारत पर कुछ फीट की दूरी से गोले बरसाता दिखाई दिया। जैसे ही टैंक से दागा गया गोला इमारत से टकराता, वहां धूल का एक गुबार उठता नजर आता। इमारत के एक हिस्से में तो टैंक से बरसाए गए बम ने आग ही लगा दी। इस बीच उसने एक के बाद एक कई गोले दागकर बिल्डिंग के पास खड़ी एक कार के परखचे उड़ा दिए। टैंक की मार से इमारत के कई हिस्से बुरी तरह टूट गए। उसके चारों तरफ से धुएं का बवंडर सा उठता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी रूसी सेना ने हमले नहीं रोके। वहां से पीछे हटते हुए टैंक ने जैसे ही एक और गोला दागा, इमारत का एक बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया। और रूसी सेना के इस हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जिसके बाद रूस की सेना के कुछ जवान यूक्रेन के छिपे हुए सैनिकों को ढूंढने के लिए इमारत में घुस गए। लेकिन उन्हें वहां यूक्रेन की सेना के जवान नहीं मिले, बल्कि बिल्डिंग के बेसमेंट में जान बचाने के लिए छिपे हुए मारियोपोल के नागरिक मिल गए। हमले के थोड़ी देर बाद ही ड्रोन से ली गई तस्वीर में वो सभी लोग इमारत से बाहर निकलते नजर आए। जो मारियोपोल शहर पर कब्जे के बाद ही अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के इलाके में जाकर छिप गए थे, लेकिन रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से बिल्डिंग के बेसमेंट से बाहर आने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। लेकिन वहां मौजूद रूसी सेना के जवानों ने उन्हें एक जगह जमा किया और फिर उन्हें वहां से लेकर चले गए। बताया गया कि हमले में तबाह हुई इमारत के बेसमेंट में 16 लोग छिपे थे। जिन्हें रूसी सेना के जवान किस जगह लेकर गए, इसकी जानकारी अज़ोव बटालियन को भी नहीं लग पाई। लेकिन इस वीडियो को जारी करने के बाद उन्होंने एक बार फिर अपना यह आरोप दोहराया कि यूक्रेन के सैनिकों के नाम पर रूसी सेना उनके नागरिकों को निशाना बना रही है। क्योंकि एक दिन पहले भी रूस ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट को निशाना बनाकर ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले किए थे।
असल में रूसी सेना लगातार ये दावा कर रही है कि स्टील प्लांट और उसके आसपास की बिल्डिंगों में यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए हैं और उन्हीं सैनिकों के सरेंडर के लिए वो उस इलाके में जोरदार हमले कर रही है, जिसके लिए उसने रॉकेट लॉन्चर का भी सहारा लिया। हालांकि रूस की सेना के इन भीषण हमलों के बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने अभी पूरी तरह हथियार नहीं डाले। यही वजह है कि मारियोपोल पर 2 हफ्ते पहले ही कब्जे का दावा करने वाली रूसी सेना अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कंट्रोल कर पाने में अब तक नाकाम रही है। उधर राजधानी मॉस्को में रूस की सेना ने विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल में अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। 9 मई को रूस हर साल विक्ट्री डे मनाता है, क्योंकि इसी तारीख को दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था और इसी दिन हिटलर की सेना ने सोवियत संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। और इसी वजह से रूस हर साल 9 मई को उस जीत का जश्न मनाता है। दावा है कि यूक्रेन की जंग के बीच मनाया जा रहा विक्ट्री डे रूस के लिए बेहद खास होने वाला है, जिसकी तैयारियां भी तेज कर दी गई। इसके लिए राजधानी मॉस्को में विक्ट्री डे परेड की रिहर्सल की गई, जिसमें रूस ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। परेड की रिहर्सल का जो वीडियो जारी किया गया, उसमें कई लड़ाकू विमान आसमान में रंग बिखेरकर रूस का झंडा बनाते दिखाई दिए। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में शहर के ऊपर से एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान गरजते हुए आगे बढ़ते दिखे। दावा किया जा रहा है कि विक्ट्री डे के दिन पुतिन यूक्रेन के साथ चल रही जंग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही फिनलैंड रूस से लगी अपनी सीमा पर टैंकों की तैनाती में भी जुटा है, ताकि रूस के हमला करने पर वो उसका जवाब दे सके। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें फिनलैंड के एक इलाके में कई टैंक नजर आए, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए ले जाया जा रहा था। यूक्रेन की मीडिया ने यह दावा किया कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस से लगने वाली अपनी सीमा पर तैनात कर रहा है, ताकि अगर पुतिन की सेना उस पर हमला करती है तो वो मुंह तोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी हैं। युद्ध के 71वें दिन भी यूक्रेन में हालात बहुत खराब हो चुके हैं और कई शहर खंडर में बदल चुके हैं। हालात काफी खराब है। कीव की बात करें या फिर खार्किव या खेरसोन, इन सभी इलाकों में हर तरफ रूस की बमबारी जारी है अभी भी, और तबाही का मंजर दिख रहा है। आम लोगों पर बम बरसाने में रूसी सेना बिल्कुल पीछे नहीं हट रही। यूक्रेन ने वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी सेना ने निप्रोमिक पुल को उड़ा दिया है। सेना और चेचन लड़ाकों को यूक्रेन की सेना की तरफ से जोरदार टक्कर मिली। जंग इतनी लंबी खिंची कि तीसरे महीने में पहुंच गई। बस इसी बात ने रमजान कादिरव की नाराजगी बढ़ा दी। उन्होंने पुतिन के फैसलों को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कादिरव ने यूक्रेन के कई शहरों का जिक्र करते हुए दावा किया कि रूसी सेना और उनके लड़ाके बस वहां कब्जा करने ही वाले थे, लेकिन पुतिन के फैसलों की वजह से वो उन शहरों पर बेरहमी से धावा नहीं बोल पाए। और इसी बात ने रमजान कादिरव के गुस्से को भड़का दिया, जिसके बाद वो खुले तौर पर तो पुतिन की रणनीति के खिलाफ नहीं होते दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने जो वीडियो जारी किया उसमें उनकी झुंझलाहट साफ दिखाई दी। क्योंकि रमजान कादिरव के मुताबिक उनके लड़ाके यूक्रेन में एक ऐसी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। यानी उन्होंने साफ साफ रूस की सेना की तरफ इशारा कर दिया कि उसे जंग में खुलकर लड़ने की आजादी नहीं दी गई। और कादिरव का मानना है कि इसी वजह से यूक्रेन के साथ जंग इतनी लंबी खिंच गई। अपने वीडियो के जरिए उन्होंने पुतिन को एक बार फिर यह संदेश दिया कि अगर उनके लड़ाकों को पूरी छूट मिले तो वो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को मुट्ठी में कर लेंगे। готовы выполнить любую поставленную задачу, любой. और ऐसा कहा भी जाता था कि रमजान कादिरव पुतिन के एक इशारे पर कहीं भी तबाही मचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से यूक्रेन की जंग रूसी सेना के साथ उनके लड़ाकों के लिए भी गले की हड्डी बनती जा रही है, उसने कादिरव को पुतिन से ही सवाल करने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में मौजूद मकीवका शहर में रूस के कब्जे वाला तेल का एक डिपो जलकर राख हो गया। रूस का आरोप है कि तेल डिपो को यूक्रेन की सेना ने मिसाइल से निशाना बनाया, जिसके कुछ डरा देने वाले वीडियो भी सामने आए, जिनमें तेल डिपो से आग की भयानक लपटें निकलती दिखाई दी। देखने में ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, क्योंकि तेल की वजह से वहां आग का बवंडर उठता दिखा। डोनेस्क इलाके के मकीवका शहर में मौजूद इस तेल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर से भी उसे देखा जा सकता था। यही नहीं, उससे निकलने वाला काला धुआं आसपास के इलाके में फैलता नजर आया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, डिपो में लगी आग और भड़कती चली गई। थोड़ी ही देर में वहां फायर ब्रिगेड की कई टीमें पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं,
लेकिन उसे बुझा पाना इतना भी आसान नहीं था। रूसी सेना के कब्जे वाले इस तेल डिपो के आसपास कई मकान भी बने थे और डर ये था कि आग की लपटें उन तक न पहुंच जाएं। हालांकि इस घटना में किसी की मौत या फिर घायल होने की खबर नहीं है। इस बीच खार्किव में यूक्रेन ने रूसी सेना के काफिले को निशाने पर ले लिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने रूस के उन ट्रकों को मिसाइल हमले में तबाह कर दिया जिनमें रूस के हथियार मौजूद थे। इसके सबूत के तौर पर उसने हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक जगह से जबरदस्त काला धुआं उठता नजर आया। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में भरकर हथियार खार्किव में ले जाने की कोशिश में थे। इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, यूक्रेन की फौज ने उन पर आसमान से हमला बोल दिया, जिसमें उनकी 71 दिन के बाद भी रूस यूक्रेन में जंग खत्म होने के आसार बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की बीच सेना जबरदस्त जंग इन दोनों के बीच चल रही है। रूस के वार पर यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने एक बाकायदा वीडियो शेयर किया है जिसमें यूक्रेन रूस पर जबरदस्त पलटवार करता दिख रहा है। पड़ताल के दौरान कई सामूहिक कब्र मिली, जिनसे शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यूक्रेन का आरोप है कि बुचा पर कब्जे के दौरान रूसी सेना ने इन लोगों को मारकर उनके शवों को इस इलाके में गाड़ दिया था। 3000 से ज्यादा जिसको कहें कि वॉर क्राइम जिसको कहें उसके मामले कीव पुलिस ने दर्ज किए हैं रूसी सैनिकों के खिलाफ। वहीं कीव पुलिस के मुताबिक माकरीब में रूसी सेना के कब्जे के दौरान 1200 से ज्यादा लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। और बुचा में हुए इस नरसंहार के मुद्दे पर न केवल यूक्रेन बल्कि दुनिया भर में रूस का विरोध किया गया था। और तो और यूएन ने तो इसके लिए अपने मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर भी कर दिया था। हालांकि रूस हर बार अपनी सेना पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। वहीं ईरान के सरकारी न्यूज नेटवर्क प्रेस टीवी ने रूस यूक्रेन की जंग पर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया। दावा यह कि अमेरिका भले ही यूक्रेन की जंग खत्म करने के लिए बार बार रूस को धमकियां दे रहा है, लेकिन अंदर खाने वो बहुत बड़ा खेल खेलने में लगा है। ये खेल है अपने दुश्मन रूस को ठिकाने लगाने का, और इसके लिए अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन की जंग खत्म ही ना हो, बल्कि वो जितनी लंबी खिंच सके खिंच जाए, ताकि जंग लड़ते लड़ते रूस इतना कमजोर पड़ जाए कि अमेरिका के रास्ते का कांटा ही साफ हो जाए। प्रेस टीवी ने यह दावा यूं ही नहीं किया, बल्कि उसने अमेरिका में काम करने वाले एक पत्रकार के हवाले से यह खबर छापी है। पत्रकार पैट्रिक लॉरेंस ने प्रेस टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह यूक्रेन के युद्ध को लंबा खींचा जाए, करीब करीब अनिश्चित काल के लिए। उनका कहना है कि अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने हाल ही में जो बयान दिए हैं उससे ये साफ है कि यूक्रेन में अमेरिका का बड़ा मकसद रूस को कमजोर करना, उसे तोड़ना है। इसका मतलब तो यही है कि अमेरिका यूक्रेन को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भले ही वो यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन असल में वो उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है ताकि उसका अपना मतलब निकल पाए, जो कि है रूस की कमर तोड़ना। लेकिन यूक्रेन की जंग जारी रहने से अमेरिका को सिर्फ एक फायदा नहीं है। जंग के जरिए रूस का काम तमाम करना अमेरिका का इकलौता मकसद नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि इसके पीछे बाइडेन का बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। दावा है कि युद्ध की आड़ में बाइडेन अमेरिका में अपनी भद पिटने से भी बचना चाहता है। असल में चक्कर यह है कि 6 महीने में अमेरिका में संसदीय चुनाव, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन का पहला मिड टर्म इलेक्शन है और शायद आखिरी भी। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और ऊपरी सदन सेनेट की 35 सीटें दांव पर होंगी। और इतिहास गवाह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पार्टी की लगभग हमेशा मिड टर्म इलेक्शन में सीटें कम होती हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, बल्कि बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बुरी तरह हारने का अनुमान है। ईरान के प्रेस टीवी को इंटरव्यू देने वाले पत्रकार ने भी कहा कि बाइडेन के पास वहां के लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अमेरिका में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। यूरोप दौरे से लौटने के साथ ही एक्शन मोड में पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे पहुंचे दफ्तर। बढ़ती गर्मी और मॉनसून पर तैयारियों की समीक्षा के साथ ही 8 महत्वपूर्ण बैठक भी करेंगे पीएम। 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह का जोरदार स्वागत। भारत बांग्लादेश सीमा पर बोट एम्बुलेंस का किया उद्घाटन। बीएसएफ जवानों से की मुलाकात। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। हरियाणा के करनाल से हथियार सहित 4 संदिग्ध गिरफ्तार। सूत्रों की माने तो पकड़े गए संदिग्धों का संबंध खालिस्तानी आतंकी वृंदा के साथ।
ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है। फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मिली सुरंग सूत्रों के हवाले से खबर। 22 अप्रैल को जम्मू के सुंजावा इलाके में मारे गए दोनों फिदायीन इस सुरंग से भारत की सीमा में हुए थे दाखिल। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो टनल मिली है, हम उस टनल के पास आप देख सकते हैं, ये वो टनल है जिस टनल के जरिए आतंकी घुसपैठ करके भारत में दाखिल हुए थे। राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने और जोधपुर हिंसा के खिलाफ अलवर में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। गहलोत सरकार पर लगाया तुष्टीकरण करने का आरोप। 13 दिन बाद इंतजार हुआ खत्म। जेल से रिहा हुई सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा। कल मुंबई सेशन कोर्ट ने शर्तों के साथ दी थी जमानत। लखनऊ के अमीनाबाद में चला बुलडोजर। अवैध रूप से बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स को तोड़ा गया। कॉम्प्लेक्स मालिक को पहले से दिए गए थे 2 नोटिस। यूक्रेन पर रूसी सेना का 71वें दिन भी हमले जारी। पूरे यूक्रेन में सुनाई दे रहे हैं हवाई हमले के सायरन। जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों पर भागने को मजबूर। यूक्रेन के बूचा में यूक्रेनी सैनिकों का अभियान। माकर व्यू के जंगलों में रूसी टैंकों के बीच ढूंढे जा रहे नरसंहार के सबूत। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पूरे इलाके को हालांकि वैसे यूक्रेन सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, लेकिन अभी भी इस इलाके में मास ग्रेव होने के अंदेशे के चलते सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी हुई। दुनिया के मन में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन किस ताकत के सहारे लगातार रूस को झटके पर झटके दे रहा है। ऐसा इसलिए कि कभी यूक्रेन पुतिन की वॉर मशीनरी तो तबाह कर रहा है, तो कभी रूस के सैनिक मारे जा रहे हैं। लेकिन लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने कम वक्त में रूसी सेना के 10 से ज्यादा जनरल्स कैसे यूक्रेन के निशाने पर आ गए। खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा यह किया है कि अमेरिका की बदौलत ही यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के जनरलों को मौत की नींद सुला दिया। यानी रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका लगातार यूक्रेन को खुफिया जानकारी भी मुहैया करा रहा है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन का चक्रव्यूह। रूसी अफसरों के खिलाफ अमेरिकी साजिश। खुफिया विभाग के जाल में फंसा रूस। रूसी जनरलों के पीछे अमेरिकी जासूस। रूस भले ही ये जंग यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन इस जंग का एक हिस्सा रूस से करीब 8000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका से सीधा जुड़ा है। क्योंकि ये बात सिर्फ जंग की नहीं है, ये बात दुनिया में अपना वर्चस्व बनाए रखने की है, ये बात दुनिया में अपना प्रभुत्व कायम करने की है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार इस जंग में यूक्रेन को न सिर्फ हथियारों की मदद कर रहा है, बल्कि रूस की सरकार के खिलाफ यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारियां भी साझा कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बार फिर ये खबर आई है कि अमेरिका ने रूस को सबक सिखाने के लिए अपने जासूसों को पुतिन के पीछे लगा रखा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने अभी तक
रूस के जिन जनरलों को मौत की नींद सुलाया है, वो जनरल भी अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट देने के बाद ही मारे गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया विभाग के जासूसों ने यूक्रेन सरकार को रूसी सेना के बड़े अधिकारियों की लोकेशन साझा की। रूसी सेना के फ्रंटलाइन अधिकारी किस ऑफिस में बैठते हैं, उनकी सटीक लोकेशन क्या है, इस बात को भी यूक्रेन को बताया गया। अगर रूसी सेना का कोई अधिकारी अपनी जगह बदलता भी है तो उस जगह का पता भी यूक्रेन को दिया गया। अमेरिका के जासूसों ने यूक्रेन को यह भी बताया कि कौन सा अधिकारी किससे कहां मिल रहा है। इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन ने हमले की योजना बनाई और एक एक करके रूस के 10 से ज्यादा जनरलों को मार गिराया। वैसे यूक्रेन के आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि अब तक उसने रूसी सेना के 300 से ज्यादा अधिकारियों को मार गिराया है, जिनमें 12 जनरल भी शामिल हैं। ये रूसी सेना के वो फ्रंटलाइन अधिकारी थे जो जंग की अहम रणनीतियों का हिस्सा थी, लेकिन अमेरिकी जासूसों की बदौलत यूक्रेन ने रूस की सेना पर बड़ा आघात कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि बाइडेन प्रशासन युद्ध के दौरान रियल टाइम खुफिया जानकारी यूक्रेन के साथ शेयर कर रहा है। इससे यूक्रेनी सेना को काफी मदद मिल रही है। अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन की मदद कर रहा है। रूसी हमलों के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को सहायता के तौर पर हथियार और आर्थिक मदद का ऐलान किया था। इसके अलावा अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं और अब खुफिया जानकारी शेयर करना भी इसी मदद का हिस्सा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ये मदद यूक्रेन की सेना के लिए न सिर्फ संजीवनी का काम कर रही है, बल्कि हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार भी कर रही है। इससे पहले भी ये खबर आ चुकी है कि अमेरिका के टोही विमान की जासूसी के बाद ही यूक्रेन काला सागर में मौजूद रूसी युद्धपोत को तबाह करने में कामयाब हुआ था। क्या वास्तव में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रूस से लगी सीमा पर फिनलैंड ने भी अपने टैंकों को तैनात कर दिया है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी एक वीडियो इस बात की साफ तस्दीक कर रहा है कि अब एक और जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट, मुकाबले को तैयार फिनलैंड, रूस के बॉर्डर पर टैंक तैनात, तबाही की नई दस्तक। यूक्रेन की धरती पर जारी जंग के बीच अब एक नई जंग का खतरा दुनिया को डरा रहा है। ये खबर इसलिए डराने वाली है क्योंकि अब रूस से लगी सीमा पर फिनलैंड ने अपने टैंकों की तैनाती कर दी है। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे फिनलैंड के एक इलाके में ये टैंक दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें मालगाड़ी के जरिए लाया जा रहा है। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि फिनलैंड इन टैंकों को रूस की सीमा पर तैनात कर रहा है ताकि अगर रूस की सेना फिनलैंड पर हमला करती है तो वो उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके। असल में रूस ने नेटो में शामिल होने के मुद्दे पर फिनलैंड को हाल ही में धमकी दी थी कि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश फिनलैंड नेटो का सदस्य बने, क्योंकि रूस के साथ फिनलैंड की 1300 किलोमीटर लंबी सीमा है और अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा बना तो इस सैन्य संगठन से जुड़े 30 देशों की फौजें उसके घर तक पहुंच जाएंगी। यही बात पुतिन हरगिज नहीं चाहते, क्योंकि अगर इतनी बड़ी फौज रूस के करीब पहुंचती है तो ये रूस के लिए बड़े खतरे से कम नहीं होगा। यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति लगातार फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को नेटो से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश अखबार डेली मेल की खबर के मुताबिक
फिनलैंड 12 मई को नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देगा। इसके बाद स्वीडन नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई करेगा। As Russia wrongly claims the right to dictate. डेली मेल का दावा तो ये भी है कि फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने की पूरी तैयारी कर ली है। यही वजह है कि पुतिन के गुस्से को जवाब देने के लिए फिनलैंड ने अपने जंगी दस्ते को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी वक्त रूस के संभावित हमलों का जवाब दिया जा सके। क्योंकि यूक्रेन युद्ध से दुनिया ये तो समझ ही चुकी है कि पुतिन जो भी कुछ कहते हैं वो एक ठोस बुनियाद पर कहते हैं, और अगर नौबत फिनलैंड के साथ जंग की आई तो ये भी तय है कि अभी तक अमेरिका और यूरोप जो परोक्ष जंग रूसी सेना के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो जंग बदले की धुरी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, और इस जंग का एक ही नतीजा होगा, तीसरा विश्व युद्ध। दो महीने के बाद भी यूक्रेन पर रूसी हमले तेज हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बमबारी जारी है उसकी तरफ से। रूसी सैनिक यूक्रेन के शहरों को अपने कंट्रोल में ले रहे हैं या उसे फिर खंडर बना दे रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का दावा किया है। वो शहर कौन कौन से हैं वो मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो मैप के जरिए ये समझा रहे हैं हम आपको कि कौन कौन से वो शहर हैं। तो सबसे पहले आपको लुहांस्क की तस्वीर दिखा रहे हैं। डोनेस्क भी है इसमें, जहां पे कंट्रोल करने का दावा किया जा रहा है रूस की तरफ से। खेरसोन में भी रूसी सेना अपनी बढ़त बना चुकी है। वहीं मारियोपोल की बात करें तो यहां भी भीषण जंग जारी है और रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है। रूस ने रुबिस्ने और मेलिटोपोल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया है। यूक्रेन रूस युद्ध के 70 दिन से ज्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई परिणाम अभी तक फिलहाल निकलता नजर नहीं आ रहा। इसी बीच रूसी राष्ट्रपति को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें रूस में सैन्य तख्तापलट किए जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जाहिर की जा रही है कि पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। रूस के राष्ट्रपति के तख्तापलट की तैयारी का क्या है प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया के हर बड़े अखबार में इस वक्त की सबसे बड़ी हेडलाइंस यही है, पुतिन का तख्ता पलट होने वाला है। पुतिन के अपने लोगों ने विद्रोह कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस समय #पुतिन कॉप टॉप ट्रेंड हो रहा है। तो क्या रूस में पुतिन का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या सत्ता से पुतिन को बाहर किया जा रहा है? पुतिन के खिलाफ किसने बगावत की? क्या पुतिन के खिलाफ सेना और खुफिया एजेंसी हो गई है? रूस जिस तरह से यूक्रेन पर हमले कर रहा है और यूक्रेन के पलटवार के सामने रूस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, उसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व अमेरिकी जनरल जैक केन के हवाले से विदेशी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कभी भी सैन्य तख्ता पलट हो सकता है। पूर्व अमेरिकी जनरल का दावा है कि पुतिन ने युद्ध को जिस कमजोर तरीके से संभाला है, उससे रूसी सेना के बड़े अधिकारी और सिक्योरिटी सर्विस से जुड़े लोग निराश हैं। जिस तरह से पुतिन ने युद्ध को संभाला है, उससे रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन भी नाखुश हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन में रूसी सेना जैसे जैसे कमजोर हो रही है, रूस के 10 जनरल अभी तक इस युद्ध में मारे गए हैं। उससे पुतिन पर अपने घर में दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज हैं कि उन्हें युद्ध की सही जानकारी नहीं दी जा रही। उनका कहना है कि पुतिन ने कीव से सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देकर बड़ी भूल की है। इसके अलावा डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी सेना अभी तक अपना नियंत्रण नहीं कर सकी है। इसे लेकर रूस में बेचैनी बढ़ी है। महायुद्ध के 71 दिन बाद भी
पुतिन के पास अपने देश में दिखाने के लिए कुछ बड़ा नहीं है। खुद पुतिन की पार्टी के नेता भी शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट की सही जानकारी नहीं दी जा रही। जिन पार्टियों और नेताओं ने रूसी संसद में डोनेस्क, लुहांस्क जैसे राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूसी संसद डूमा में वोट दिया था, वो भी पुतिन की सैन्य कार्रवाई से नाराज हैं। इन सांसदों का कहना है कि पुतिन ने उन्हें अंधेरे में रखा। यूक्रेन पर हमले की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अब इन सांसदों को लग रहा है कि उन्होंने डूमा में पुतिन का समर्थन कर बड़ी भूल कर दी। पुतिन इस वक्त भले ही दबाव में हैं, लेकिन जो लोग पुतिन को नजदीक से जानते हैं, उनका मानना है कि पुतिन अपने लक्ष्य को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। उनकी नजर इस वक्त पूरी तरह यूक्रेन पर है। पुतिन के नजदीकियों का दावा है एक बार फिर रूसी साम्राज्य को वापस लाना चाहते हैं। पुतिन के विरोधी भी मानते हैं कि रूस में पुतिन एकमात्र नेता हैं और अगर उनकी जगह कोई और नेता इस पद की दावेदारी करता तो उनकी हत्या तक करवाई जा सकती है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब पुतिन के खिलाफ पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं। इससे पहले चेचन युद्ध, जॉर्जिया और क्राइमिया पर हमले के वक्त भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पुतिन आज भी रूस में सबसे पॉपुलर नेता है। सोवियत संघ के खात्मे के बाद अगर रूस आज दोबारा से दुनिया को टक्कर दे रहा है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही हैं। बूचा में कुछ नहीं बचा, ये दुनिया ने देखा। लेकिन जब कैमरा खार्किव की तरफ घुमा तो और भी ज्यादा खतरनाक मंजर सामने आया। हमारे रिपोर्टर जनक दवे इस वक्त यूक्रेन के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां पर नरसंहार की रिपोर्ट्स लगातार मिल रही है। यूक्रेन में गम, गुस्सा और मातम की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है कि दुनिया उसको देखकर दहल जाए। बुचा से भी बदतर, बुचा नरसंहार से भी भयंकर। तस्वीर जो दिल दहला दे। हर तरफ लाशें, खौफनाक मंजर। खार्किव का नरसंहार बुचा पार्ट 2। बम और बारूद की आंखें नहीं होती हैं, ये इंसानों को देखकर नहीं फटते। और जो इंसान इनकी चपेट में आते हैं हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये जो लाशें खार्किव में नजर आ रही हैं, ये बम धमाकों या मिसाइल के अटैक का नतीजा नहीं है। ये बर्बरता पूर्वक नृशंसता से की गई हत्याएं हैं। आखिर इन लोगों की जिंदगी के आखिरी पलों में क्या हुआ था? इस सवाल में खार्किव की जंग का बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कीव पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी इन मलबों से क्रूरता और दहशत की कहानियां सामने आ रही हैं। लाशों पर लाशें निकलने का सिलसिला इस वक्त भी लगातार जारी है और कितनी लाशें कीव से निकली ये आपको हम आगे बताएंगे। खार्किव से लेकर कीव तक यूक्रेन के लोग एक ऐसे गम और मातम के दौर से गुजर रहे हैं जो उनकी जिंदगी में एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बनता जा रहा है।
पुतिन जंग को खत्म करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुतिन का क्रोध यूक्रेन पर बम और बारूद बनकर बरस रहा है और दूसरी तरफ बरस रहे हैं यूक्रेन के लोगों के आंसू। कीव की इन सड़कों पर यूक्रेन की महिलाएं रैलियां निकाल रही हैं। आखिर क्यों इनकी आंखों में आंसू हैं? आखिर ये दुनिया से क्या कहना चाहती हैं? मरियुपोल के स्टील प्लांट में पुतिन जो एक्शन लेने जा रहे हैं, उसका कीव में हो रही इस रैली से क्या रिश्ता है? आगे ये हम आपको समझाएंगे। आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोई पुतिन का गुस्सा ठंडा कर सकता है? क्या दुनिया में कोई ऐसा है जो पुतिन को इस विनाश लीला को रोकने के लिए मना सके? पोप फ्रांसिस का कद यूरोप और अमेरिका की दुनिया में बहुत बड़ा है। पोप फ्रांसिस कभी कीव जाने की बात करते हैं तो कभी वो मास्को में पुतिन से मिलने की कोशिश करते हैं। पोप भी चाहते हैं कि जंग रुक जाए, लेकिन पुतिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। आसानी से समझा जा सकता है कि पुतिन का गुस्सा किस लेवल पर है। अब आपको इन तस्वीरों की पूरी कहानी बताते हैं। खार्किव के 11 गांवों पर रूस की सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इन 11 गांवों को यूक्रेनी सेना ने लड़कर दोबारा हासिल कर लिया। और अब यहीं यूक्रेन के सैनिक इन गांवों में एक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसमें उनको सबसे पहले मिली ये लाशें। ये 4 लाशें रूस के सैनिकों की हैं जो यूक्रेनियों के साथ गन बैटल में मारे गए हैं। इन सैनिकों के पास गोलियों के खोखे मिले हैं, जिनसे साबित होता है कि जबरदस्त स्ट्रीट फाइट और संघर्ष के बाद इन रूसी सैनिकों का कत्ल हुआ है। अब जरा यूक्रेन के इस सैनिक की खतरनाक चेतावनी सुनिए। Поселок за поселком мы идем к освобождению своей территории, мы идем к победе над страной-оккупантом, над диктаторским режимом. Вчера была освобождена Кутузовка, вчера мы вышли с Лозовой, поменялись на Национальную гвардию. День Победы, конечно, мы в Москве не отпразднуем, но и в Киеве тоже, ни в Киеве, ни в Харькове мы его провести не дадим. खार्किव के इसी गांव में, जिसे यूक्रेन के सैनिकों ने आजाद करवाया है, कैमरा आगे बढ़ता है तो नजर आती है ये इमारत, जिस पर गोलियों और तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इमारतों के मलबे से आगे बढ़ते हुए यूक्रेनी सैनिक एक अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, जहां की तस्वीरें हृदय विदारक हैं। देखिए कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त है। इस घर के अंदर भयंकर संघर्ष हुआ है। घर के अंदर सबसे पहली लाश पानी की बोतलों के पास है और दूसरी लाश के पास खाने का सामान बिखरा हुआ है। यूक्रेन के सैनिक इस घर से निकलकर गांव के ही अंदर एक बेसमेंट में प्रवेश करते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से होती है। इस बुजुर्ग शख्स ने बेसमेंट के अंदर शरण लेकर किसी तरह खुद को बचाया। Мужик вот этот, который в один квартире, он погиб в квартире, да? Ну да. А вот эти 3 тел, которые на первый этаж занесли их, да, я так понял? Нет, тут возле подъезда. अब यहाँ यूक्रेनी सैनिकों का दोबारा कब्जा होने के बाद यूक्रेन के लोग वापस लौट रहे हैं, लेकिन ये मायूस हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर भी नहीं बचा और कई हफ्तों की जो यातना झेलनी पड़ी वो अलग। 2 месяца в подвале были, не выпускали нас. Сидели в подвале, ни кушать, ни пить не было. Воды вообще не было, с колодцев черпали черную воду и все пили. И под дулом автомата все, у нас все позабирали, и золото снимали, и деньги забирали, все. Сидели, не выходили просто, все погорело, ни домов, ничего нету, ничего не осталось. ये यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे भयंकर युद्ध का परिणाम है, जो यूक्रेन की आम जनता भुगत रही है।
नरसंहार की कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं जो खार्कीव से भी ज्यादा दर्दनाक हैं। खार्कीव से करीब 500 किलोमीटर दूर ये बुचा के पास एक शहर की तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर जनक दवे को कीव पुलिस से ये जानकारी मिली कि यहाँ भी एक मास ग्रेव मिली है, यानी एक सामूहिक नरसंहार की निशानियां मिली हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यूक्रेन के लोग यहाँ अपनी नम आंखों के साथ पहुंच रहे हैं। कीव पुलिस एक और नरसंहार की जांच में जुट गई है। एक बड़ा मास ग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है। ये बूचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया, यहाँ पर देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है, कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज़ 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक, उनके पाँव में गोलियां मारी गई। उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे। पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मास ग्रेव हैं जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया, लेकिन मार के उनको वहाँ फेंक दिया गया। यूक्रेन दर्द का दूसरा नाम बन गया है। हर दिन मौत और मातम की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। एक और खतरनाक वाकया सामने आया है मरियुपोल से। सबसे पहले आप मरियुपोल में थिएटर की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक बहुत विशाल थिएटर पर बमबारी के बाद की है। अब ये दावा किया जा रहा है कि इस थिएटर के अंदर 600 लोगों ने शरण ले रखी थी और ये सारे के सारे 600 लोग हमले में मारे गए। तस्वीरों के साथ ये पूरी दर्दनाक कहानी आपके सामने हम रखते हैं। ये तस्वीर 16 मार्च की है, जब एक कार के अंदर से बनाए गए मोबाइल वीडियो में धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ये धुआं उसी थिएटर से उठ रहा है जिसपे 600 लोगों ने शरण ले रखी थी। ये एक और तस्वीर देखिए, हृदय विदारक तस्वीरें हैं। ये उसी थिएटर की तस्वीरें हैं जब इस पर बमबारी नहीं की गई थी। इस थिएटर में ये 600 जिंदगियां मौजूद थीं। उसमें महिलाएं, बूढ़े लोग और बच्चे भी थे। जब मरियुपोल के इस इलाके पर भीषण बमबारी शुरू हुई तो सैकड़ों यूक्रेनी लोगों ने इसी थिएटर को सुरक्षित मानकर यहाँ पर शरण ले ली। लेकिन अफसोस कि ये थिएटर इन 600 जिंदगियों के लिए कवच ना बन सका। जहाँ बमबारी हुई और लोग मारे गए। Значить, забігаю в хол, а там дуже багато людей. Ну, я так розумію, що люди як біжали і з вулиці, і, в принципі, з драму в ту частину, яка вціліла. Дуже багато людей і поранені лежать, і люди, які так, ну, нормально наче виглядають. Я одразу біжу, значить, на 3-й поверх. І що ви думаєте? Я добігаю до того балкончика, а там нікого. ये थिएटर अब एक कब्र बन चुका है। ऐसी कहानियां यूक्रेन में फैली पड़ी हैं। हर लाश के पीछे एक जिंदगी थी और उसकी जिंदगी के अंत की अपनी एक कहानी है। कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें कीव से भी सामने आई है। कीव में भी लाशें मलबों के अंदर से निकाली जा रही हैं। वो सारे इलाके जो रूस से छुड़ाए जा रहे हैं, वहां पर यूक्रेनी सैनिकों के लिए बड़ा काम युद्ध में हुई हिंसा की जानकारी के लिए इन शवों की जांच करना ही है। यूक्रेन की सरकार इन अपराधों के लिए पुतिन और उनकी आर्मी को जिम्मेदार मान रही है और यूक्रेन के अफसर लगातार इसकी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। What we have, and I think the best in the international humanitarian law, it is this term of common responsibility. For example, if we speak about 64th Motorized Brigade, it was in Bucha, and 10 soldiers from this brigade we started to prosecute in torturing. This brigade was here too, in Irpin, 64th. You remember that maybe a week or some more ago, President Putin
honored this brigade for their activity near Kiev. Which was the activity? The activity was killing civilians, torturing civilians, and next we will see what it will be. It means that this person knew about this, actually maybe ordered this, but he is absolutely responsible. That is commander-in-chief. Common responsibility, of course. जंग कितनी दर्दनाक होती है, बारूद हवाओं में घुलकर कैसे एक पूरे शहर का दम घोंटता है, और उस शहर के लोगों पर क्या बीतती है, इस वीडियो में देखिए। तस्वीरें मरियुपोल के स्टील प्लांट की हैं। पहले यूक्रेन के नागरिकों को स्टील प्लांट से निकाला गया और उसके बाद उनको बस में बिठाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ ले जाया गया। लेकिन इस दौरान यूक्रेन की महिलाओं ने अपने बर्बाद और खंडहरों में बदल गए शहर को देखा तो उनके आंसू निकल गए। Сегодня мне пообещали, что меня вывезут в Запорожье. Поэтому я рискнула и поехала. Очень много